जय हिंद साथियों, हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की जनजातियों के सामान्य परिचय के बारे में। जनजातियों के बारे में, जनजातियां होती क्या हैं, मध्य प्रदेश में क्या है उसका डेमोग्राफिक डेटा, उसके बारे में हम बात करेंगे। आपको पता है, ट्राइब्स एक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा लिए जाने वाले किसी भी पेपर में 10 प्रश्न जरूर ट्राइब्स से आते हैं। चाहे वो राज्य सेवा का हो, वन सेवा का हो, चाहे वो इंजीनियरिंग सर्विसेज हो, मेडिकल सर्विसेज हो, माइनिंग हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर हो, सब में ट्राइब्स से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं मध्य प्रदेश के ट्राइब्स के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्राइब्स में क्या क्या चैप्टर होते हैं जिन पे प्रश्न पूछे जाते हैं। सिलेबस में क्या क्या दिया है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा होगा स्टेट सर्विसेज की प्रीलिम्स की यूनिट नंबर 10, इसके अलावा मेंस में भी आपको ट्राइब्स का डेटा, ट्राइब्स के बारे में सिलेबस में दिया हुआ मिलेगा। तो क्या क्या टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। मध्य प्रदेश सबसे पहला है आपका जनजातियों का भौगोलिक विस्तार, जियोग्राफिकल एक्सपांसन ऑफ ट्राइब्स। ट्राइब्स का जियोग्राफिकल एक्सपांसन, कहां पर किस प्रकार की ट्राइब पाई जाती है, इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। पूछा जाएगा गोंड जनजाति मध्य प्रदेश के किस भाग में निवास करती है, यह प्रश्न पूछा जाएगा। तो इस प्रकार के जो टॉपिक होते हैं वो भौगोलिक विस्तार के अंतर्गत आते हैं। दूसरा देखा जाए तो संवैधानिक प्रावधान है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू ट्राइब्स। तो ट्राइब्स से संबंधित संविधान में क्या क्या व्यवस्था की गई है, इसके बारे में प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे पूछा जाएगा कि लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण है, सीट्स रिजर्वेशन इन लोकसभा फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, तो किस आर्टिकल के अंतर्गत इसको डिस्क्राइब किया गया है, बताया गया है, प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न पूछा जाएगा कि जो आपके नगरीय निकाय हैं उनमें सीट आरक्षित की जाती है, जनजातियों के शिक्षा से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, तो एक किस प्रकार के प्रावधान किस आर्टिकल में किए गए हैं, ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत। अगली बात है, मध्य प्रदेश की जनजातियां, चाहे वो मुख्य जनजातियां हो या पीवीटीजी हो, विशेष पिछड़ी जनजातियां हो, उनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर है आपका जनजातियों के कल्याण के लिए योजनाएं, आपके ट्राइबल वेलफेयर स्कीम्स पूछी जाएंगी, चाहे वो एजुकेशन से हो, हेल्थ से हो, एम्प्लॉयमेंट से हो। जैसे मान लीजिए टांटिया व्हील स्वरोजगार योजना पूछी जाने वाली योजना है कि इसकी शुरुआत कब हुई, इसका उद्देश्य क्या है, इसके अंतर्गत क्या क्या प्रोविजंस है, प्रावधान है, ये प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर आपका कल्चर से रिलेटेड उनके, चाहे वो फेस्टिवल हो, चाहे वो उनके मैरिज सिस्टम हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो या कोई आर्ट हो, इस सब से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा जनजातियों के अंतर्गत जो आपके मेजर पर्सनालिटी हैं, चाहे वो हिस्टोरिकल हो, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलनों में भाग लिया था, चाहे वो कल्चरल हो, जो आर्ट से रिलेटेड हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो, उन किसी भी पर्सनालिटी के बारे में पूछा जाएगा। जैसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भूरीबाई को पद्मश्री किस वर्ष मिला, ये प्रश्न पूछा जाएगा क्योंकि जनजाति की एक फेमस पर्सनालिटी है भूरीबाई। ऐसे ही इसके अलावा मध्य प्रदेश में जनजातियों से संबंधित जो मेजर इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थान हैं, जैसे पिछली बार पूछा गया था NIRTH कहाँ है, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई, आपसे पूछा जाएगा। संग्रहालय जैसे बादल भोई म्यूजियम कहाँ है, इसकी स्थापना कब हुई। इसके साथ साथ कुछ बुक्स हैं उनसे रिलेटेड, वो प्रश्न पूछा जाएगा। और आपका आखिरी टॉपिक है लोक संस्कृति और लोक साहित्य, फोक कल्चर एंड फोक लिटरेचर। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि मांडना किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है, लोकगीत कौन सा है, लोक गायन कौन सा है, आपका लोक नृत्य कौन सा है, इससे भी रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। तो इस प्रकार टोटल इस सिलेबस से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि क्या क्या टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको हम इसी पूरे सिलेबस के अंतर्गत पढ़ाने वाले हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे सामान्य परिचय, एक सिंपल सा ट्राइब्स होती क्या है उसके बारे में जानते हैं। क्या क्या मध्य प्रदेश में आपको कहां पर किस प्रकार की ट्राइब मिल रही है, उसके बारे में आज हम इस लेक्चर में देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि किसे कहते हैं जनजाति, ट्राइब्स होती क्या है। सबसे पहला प्रश्न तो यही उठना चाहिए कि जनजाति है क्या। हम बात तो कर रहे हैं ट्राइब्स के बारे में, इतनी सारी चीजें देख लिया कि ये सिलेबस के अंतर्गत है, पर है क्या ट्राइब्स, इसके बारे में जानना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जनजाति किसे कहते हैं। अगर जो हम कोशिश करें कि जनजाति की एक डिफिनेशन बनाने की कि ट्राइब्स है क्या, तो दोस्तों हम जानेंगे, पहले तो हम जानते हैं कि हमारे मेन स्ट्रीम, जो सोसाइटी का मेन स्ट्रीम है, समाज का जो हमारा मुख्य धारा है, उससे ये मेनली जुड़े हुए तो नहीं है। ये मेनली
हमारे सोसाइटी से कटे हुए हैं, तो अगर जो देखा जाए तो ये मुख्य रूप से जंगल या पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं। बेसिकली बिलोंग्स टू फॉरेस्ट और हिली रीजन। ये मुख्य रूप से जंगल या पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं। फिर आपका दे हैव देयर स्पेसिफिक कल्चर, उनका एक विशिष्ट संस्कृति होती है। जो हमारी संस्कृति है उससे डिफरेंस इनकी कल्चर होगा। इनका विवाह करने का सिस्टम अलग होता है, इनका खाने का सिस्टम अलग होता है, इनके त्योहार अलग होते हैं। तो दे हैव देयर स्पेसिफिक कल्चर। फिर दे हैव देयर सेपरेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज, उनकी आर्थिक गतिविधियां भी अलग होती हैं, हमसे डिफरेंट होती हैं उनकी आर्थिक गतिविधियां। अगर जो बात करें तो उनका एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया, विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले। तो हम एक परिभाषा बनाने की बात कर रहे हैं, हम एक परिभाषा बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि ट्राइब्स होती क्या है। तो हमने देखा कि जो जंगल या पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते थे, जिनकी एक अलग संस्कृति थी, एक स्पेसिफिक कल्चर था, जिनकी आर्थिक गतिविधियां अलग थी और एक स्पेसिफिक भौगोलिक क्षेत्र में निवास कर रहे हैं, ऐसा हमने बनाने का प्रयास किया कि ट्राइब्स ये। तो अलग अलग प्रकार से लोगों ने ट्राइब्स की परिभाषा बनाने की बात करी। तो पर एक्चुअल में ट्राइब्स की क्या परिभाषा होगी ये संविधान ने बताया। तो पहले हम देखते हैं कि एक चंदा समिति, आपकी अनिल चंदा के अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी, चंदा कमेटी, 1960 में इन्होंने 5 स्टैंडर्ड दिए किसी भी ट्राइब को ट्राइब घोषित करने के। कितने दिए? 5। और ये 5 कौन कौन से हैं? सबसे पहला है आपका भौगोलिक एकाकीपन, जियोग्राफिकल आइसोलेशन। मतलब जो हमारे सोसाइटी से, जो हमारे सोसाइटी के मेन स्ट्रीम से अलग हैं, अलग एक जियोग्राफिकल एरिया में निवास कर रहे हैं, वो होता है आपका भौगोलिक एकाकीपन, हमारा जियोग्राफिकल आइसोलेशन। खुद को आइसोलेट करके अलग रह रहे हैं, ये है आपका पहला मानक। दूसरा मानक है विशिष्ट संस्कृति, स्पेसिफिक कल्चर। मैंने आपको पहले बताया कि इनका एक स्पेसिफिक कल्चर होता है, हर एक चीज करने का एक अलग ढंग होता है। तीसरा आदिम जाति के लक्षण, जो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिमिटिव रेस, जो आदिम जातियां रही हैं, निवास करती रही हैं, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जंगलों में निवास करते हैं, खेती के लिए आपने देखा होगा झूमिंग कृषि करते हैं। तो इस प्रकार के आपको लक्षण दिखेंगे, उनका रहन सहन, उनका खान पान उस प्रकार का आपको दिख रहा है, तो वो आपके ट्राइब्स होने के लिए हकदार। फिर आपका पिछड़ापन, बैकवर्डनेस, जो आपके समाज से कटे हुए थे, जो आपके समाज के मुख्य रूप से जो जुड़े हुए लोग थे, उनसे जो पिछड़े हुए लोग रहेंगे, वो आपके ट्राइब्स के अंतर्गत आएंगे। और आखिरी आपका साइनेचर, संकोची स्वभाव। ये 5 आपके लक्षण बताए गए चंदा समिति द्वारा 1960 में। याद रखिए किस कमेटी ने? चंदा। और इस समिति के चेयरमैन थे अनिल चंदा। याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है चंदा समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, तो वो है अनिल चंदा। तो इस प्रकार के 5 लक्षण बताए गए ट्राइब्स में के बारे में। तो दोस्तों अब बात उठती है कि संविधान ने क्या माना। 5 लक्षण तो दिख गए, हमने भी बनाने का प्रयास किया कि एक परिभाषा ऐसी होनी चाहिए, पर संविधान क्या परिभाषा देता है। तो आपको पता होगा भारतीय संविधान में आर्टिकल 366, जो आपका भारतीय संविधान का आर्टिकल 366 है, दैट इज रिलेटेड टू डेफिनेशन। ये मुख्य रूप से परिभाषा से ही संबंधित है। आर्टिकल 366 किससे संबंधित है? तो परिभाषाओं से संबंधित। किसी भी प्रकार की आपको परिभाषा चाहिए तो संविधान के अनुच्छेद 366 में उसे डिफाइन किया गया है, परिभाषित किया गया है। तो इसी के अंतर्गत 1, 2, 3, 4 ऐसे ही पार्ट आएंगे और आपका आर्टिकल 366 का 25 जब सब पार्ट मिलेगा, वहां पर परिभाषित किया गया है अनुसूचित जनजातियों को।
संविधान में किस भाषा का प्रयोग किया गया है वो आप देख सकते हैं। अनुसूचित जनजातियों से ऐसी जनजातियां, जनजातीय समूह अथवा ऐसे जनजातियों, जनजातीय संविधाओं के भाग या उनमें से अभिप्रेत है जिन्हें संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद 342 के अधीन अनुसूचित जनजातियां समझा जाता है। सिंपल सा। अब हम पहुंचे परिभाषा देखने। आर्टिकल 366 में हमने देखा कि उसमें परिभाषित क्या किया गया है। आर्टिकल 366 के 25 में हमने परिभाषा देखी, और जब हम परिभाषा देखने गए तो हमें वहां पर परिभाषा के नाम पे कुछ नहीं मिला। जैसे अभी हमने परिभाषा बनाई, चंदा समिति के आधार पर हमने देखा कि 5 आधार बताए गए, उन 5 आधार के आधार पर हमें परिभाषा नहीं मिली। हमें परिभाषा मिली कि आप जाइए आर्टिकल 342 देखिए, और आर्टिकल 342 में अगर जो आपको मिलता है कोई भी लिस्ट, आपको उस लिस्ट में जिस जनजाति का नाम मिलेगा वही अनुसूचित जनजाति है, इसके अलावा कोई नहीं। मतलब वहां पे परिभाषा कुछ नहीं लिखा कि वो स्पेसिफिक कल्चर हो, वो पिछड़ापन हो, वो संकोची स्वभाव हो, ऐसा कोई परिभाषा नहीं लिखी। सिर्फ परिभाषा के नाम पे बताया गया। आर्टिकल 342 जाइए, वहां पर हमने एक लिस्ट बनाई है, उस लिस्ट में आप देखिए, और अगर जो नाम मिला किसी ट्राइब का तो वो अनुसूचित जनजाति है, अदरवाइज नहीं है। तो ये हमें मिला आर्टिकल 366 का 25। तो मतलब परिभाषा कहाँ दी है, तो आर्टिकल 366 के 25 में। लेकिन लिस्ट कहाँ मिली है, सूचीबद्ध कहाँ किया गया है, क्योंकि अधिसूचित किया जाता है तो उसे शेड्यूल किया गया आर्टिकल 342 में। साफ साफ कहता है आर्टिकल 366। तो हमें मिल गया कि इसे 342 में लिस्टेड किया गया। तो अब हमें देखना पड़ेगा आर्टिकल 342 क्या कहता है। तो आर्टिकल 342 लिस्ट देता है, सूची देता है, वहां पर डिस्क्रिप्शन उनका दिया गया है, डिस्क्राइब किया गया है ट्राइब्स के बारे में। तो क्या लिखा हुआ है, वहां पर 2 लोगों को अधिकार दिया गया। आर्टिकल 342 में 2 लोगों को अधिकार दिया गया, एक राष्ट्रपति के पास है और एक संसद के पास है। राष्ट्रपति और संसद के पास अधिकार दिए गए। क्या अधिकार है वो, क्या है प्रोसेस, तो साफ साफ आर्टिकल 342 में लिखा गया है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर, प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट कैन नोटिफाई और डीनोटिफाई टू एनी कास्ट ऑफ द स्टेट एज शेड्यूल्ड ट्राइब। क्या कहा गया, राज्यपाल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति या संसद द्वारा, राष्ट्रपति 342 का 1 और संसद 342 का 2। तो राष्ट्रपति या संसद द्वारा राज्य की किसी भी जाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित या गैर अधिसूचित कर सकते हैं। नोटिफाई और डीनोटिफाई दोनों लिखा हुआ है। मतलब यहां पर उस लिस्ट में नाम जोड़ने का अधिकार भी इनके पास है और नाम को हटाने का अधिकार भी इनके पास है। तो किसी भी ट्राइब को जोड़ना हो, किसी भी ट्राइब को हटाना हो, यह अधिकार आर्टिकल 342 में दिया गया है राष्ट्रपति और संसद को। देख लेते हैं इस अनुच्छेद में क्या दिया हुआ है। पहला, राष्ट्रपति का अधिकार क्या हुआ। तो राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के बाद ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर, मैंने पहले आपको बताया रिकमेंड कौन कर रहा है, राज्यपाल, गवर्नर, एक सार्वजनिक अधिसूचना के माध्यम से जनजातियों या जनजातीय समुदायों को सूचीबद्ध करते हैं, वही शेड्यूल्ड करते हैं, लिस्ट में जोड़ते हैं। ये आपका जिन्हें उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जनजाति माना जाएगा, फिर उस राज्य में उसे अनुसूचित जनजाति या शेड्यूल्ड ट्राइब के रूप में माना जाता है। सेम यही संसद के पास, जब राष्ट्रपति किसी को अधिसूचित कर देंगे तो संसद कानून बनाएगा और कानून बनाने के बाद उस जाति को उसमें जोड़ सकती है या हटा सकती है। ये आर्टिकल 342 है। आर्टिकल 342 जिसमें लिस्ट बनाई जाती है और इसी लिस्ट के आधार पर हमें पता चलता है कि कौन सी ट्राइब शेड्यूल्ड ट्राइब होगी या नहीं होगी। जैसे आपने सुना होगा हमारे मध्य प्रदेश में अभी वर्तमान में अनुसूचित जनजातियों की जो लिस्ट है उसमें 43 ट्राइब्स हैं। कितनी ट्राइब्स हैं, 43 ट्राइब्स हैं। पहले कितनी हुआ करती थी, पहले हुआ करती थी 46। मतलब 3 ट्राइब को अनुसूचित जनजाति का दर्जा समाप्त कर दिया गया। 3 ट्राइब का अनुसूचित जनजाति का दर्जा समाप्त किया गया। पहला है आपका कीर, दूसरा है पारधी और तीसरा है मीना या मीणा। ये 3 ट्राइब को अनुसूचित जनजाति की दर्जा जो था उससे समाप्त करते हुए सामान्य रूप में रख दिया गया। मतलब ये ओबीसी के अंतर्गत आने लग गए, शेड्यूल्ड ट्राइब के अंतर अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत नहीं आते हैं। वो हैं कीर, पारधी और मीणा।
आपको कमेंट करके बताना है कि जब ये किया गया 8 जनवरी 2003, तो उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। भारत के राष्ट्रपति का नाम बताना है आपको कमेंट करके कि कीर पारधी और मीणा को जब हटाया गया तो उस समय पे भारत के राष्ट्रपति कौन थे। आगे बात करें कि कैसे मिलता है अनुसूचित जनजाति का दर्जा। यही अभी हम बात कर रहे थे, अनुसूचित जनजाति का दर्जा कैसे, ट्राइबल स्टेटस किसी भी ट्राइब को कैसे मिलता है। तो सबसे पहले राज्य सरकार इसके लिए सिफारिश करती है। राज्य सरकार के बाद यह केंद्र में पहुंचता है। केंद्र में जहां पर इससे संबंधित मंत्रालय इस विभाग को देखेगा। मंत्रालय के बाद ये एक आयोग इसके लिए काम करता है। आयोग भी इसकी समीक्षा करेगा। समीक्षा करने के बाद केंद्र सरकार के पास आएगा। फिर केंद्र सरकार इस पर कानून बनाकर इसे राष्ट्रपति के पास भेजेगी और इस प्रकार किसी भी जनजाति को ट्राइब्स का दर्जा मिला जा सकता है। तो शुरुआत राज्य सरकार से होती है और समाप्ति राष्ट्रपति के सिग्नेचर के द्वारा होती है। तो इस प्रकार शेड्यूल ट्राइब का दर्जा प्राप्त होता है। तो अब बात करते हैं हम इस शेड्यूल ट्राइब को, हम अभी शेड्यूल ट्राइब कहते हैं। अनुसूचित जनजाति का शब्द जो प्रयोग हो रहा है वो अभी हो रहा है। इससे पहले क्या शब्दों का प्रयोग किया जाता था उसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो शब्द अभी प्रयोग हम कर रहे हैं वो है अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल ट्राइब। इससे पहले जो प्रयोग करते थे, जैसे पहला शब्द है आदिवासी। आदिवासी शब्द का प्रयोग किया गया काका कालेकर, ठक्कर बापा, सर हार्वर्ट रिजले, श्रीलेसी, श्रीएल्बिन, इन अलग अलग विद्वानों द्वारा आदिवासी शब्द का प्रयोग किया गया। लेकिन प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि पहली बार किसने प्रयोग किया अनुसूचित आदिवासी शब्द का, तो वो रहेगा आपका ठक्कर बापा। और ठक्कर बापा को आदिवासियों का मसीहा भी कहा जाता है, याद रखिएगा। पहली बार प्रयोग किया गया ठक्कर बाबा। इसके अलावा अलग अलग नाम आपको दिख रहे हैं। फिर आपका पहाड़ी, ये नाम लिया गया जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा। किसके द्वारा? जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा नाम लिया गया पहाड़ी। पिछड़े हिंदू, ये कई बार प्रश्न पूछा गया। पिछड़े हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया जीएस घुरिये के द्वारा, डॉक्टर गोविंद सदाशिव घुरिये के द्वारा, जीएस घुरिये के द्वारा पिछड़े हिंदू कहा गया। किससे कहा गया? अनुसूचित जनजाति को। प्रश्न पूछा जाएगा अनुसूचित जनजाति के लिए पिछड़े हिंदू शब्द का प्रयोग किस व्यक्ति के द्वारा किया गया, किस विद्वान के द्वारा किया गया, तो वह है गोविंद सदाशिव घुरिये। फिर विलीन मानवता, इसे कहा गया डॉक्टर दास एंड दास, विलीन मानवता डॉक्टर दास एंड दास। दलित वर्ग, डिप्रेस्ड क्लास कहा गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा डिप्रेस्ड क्लास कहा गया। गिरिजन कहा महात्मा गांधी ने, याद रखिएगा गिरिजन कहा है, हरिजन नहीं। हरिजन एससी के लिए प्रयोग किया गया और गिरिजन प्रयोग किया गया एसटी के लिए। किसने कहा? महात्मा गांधी ने। आप महात्मा गांधी जी को जानते हैं, उनके द्वारा प्रयोग किया गया गिरिजन। और अनुसूचित जनजाति भारतीय संविधान में अभी प्रयोग किया जाता है। अभी हम प्रयोग करते हैं अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल ट्राइब। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि शेड्यूल ट्राइब जो अभी भारतीय संविधान में प्रयोग किया गया है, इससे क्या मतलब है। तो अनुसूचित शब्द जो है वो अंग्रेजी भाषा के शेड्यूल से निकला है। वो उसका हिंदी ट्रांसलेशन है, जिससे अर्थ होता है सूचीबद्ध करना। सूचीबद्ध मतलब लिस्टेड करना। और इनको भारतीय संविधान में लिस्टेड किया गया। कहाँ किया गया? तो किया गया आर्टिकल 342 में। कहाँ किया गया है? आर्टिकल 342 में। जब 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ, तब कुल 212 जनजातियों को सूचीबद्ध करके अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान किया गया था। लेकिन आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि शेड्यूल ट्राइब का आधिकारिक प्रयोग पहली बार कब किया गया? तो 1935 में जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, भारत शासन अधिनियम 1935, यहां पर पहली बार आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली शेड्यूल ट्राइब शब्द का प्रयोग किया गया। अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग पहली बार किया गया 1935 के भारत शासन अधिनियम में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये था
उनके लिए प्रयोग किए जाने वाले प्रमुख शब्द। अब अगर जो देखें मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ किस प्रकार की ट्राइब्स पाई जाती हैं, ये आपका टॉपिक अलग से हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, भौगोलिक विस्तार के बारे में, जियोग्राफिकल एक्सपांशन के बारे में। एक सिंपल सा देख लेते हैं कि कहाँ पे किस प्रकार की जनजाति पाई जाती है। जैसे आपका जो वेस्टर्न मध्य प्रदेश है, पश्चिमी भाग है, वहां पर मुख्य रूप से आपको भील जनजाति और उसकी उपजातियां मिलेंगी। भील जनजाति और उसकी उपजातियां आपको मिलेंगी कहां पर? पश्चिमी मध्य प्रदेश में। आपको ये वाले क्षेत्र में कहें तो दक्षिण पूर्व जो क्षेत्र है, यहां पर आपको गोंड और बैगा मुख्य रूप से मिलेंगे। गोंड और बैगा जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है। वहीं पूर्वी मध्य बेल्ट में आपको यहाँ कोल जनजाति मुख्य रूप से पाई जाएगी। ऊपर आपको सहरिया जनजाति का क्षेत्र मिलेगा। कोरकू आपको यहाँ आसपास मिलेगी और थोड़े थोड़े छोटे छोटे जनजाति आपको पूरे मध्य प्रदेश में फैली हुई मिलेगी। तो ये हम अगले लेक्चर में बात करेंगे जियोग्राफिकल एक्सपांशन के बारे में। क्षेत्र को बांटेंगे, उनके बारे में थोड़ा अच्छे से देख लेंगे। एक थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं कि टोटल अगर जो बात करें तो अनुसूचित जनजातियां कितनी हैं। तो 2011 की जो गणना हुई उसके अनुसार मध्य प्रदेश में 1,53,16,784 अनुसूचित जनजातियां, या परसेंटेज में पूछा जाएगा 21.09% टोटल पॉपुलेशन ऑफ मध्य प्रदेश आपको शेड्यूल्ड ट्राइब मिलेगी। फिर सर्वाधिक इस क्षेत्र में तो पश्चिमी क्षेत्र में आपको लगभग 36%, वहीं आपको दक्षिणी मध्य क्षेत्र में 23.28%, ईस्टर्न रीजन में आपको पूर्वी क्षेत्र में 14%, 1% आपको नॉर्थ एरिया में, और टोटल आपको थोड़े थोड़े भागों में आपको 25% के आसपास शेड्यूल्ड ट्राइब दिखेगी। तो ये है आपका कि कहां पर किस प्रकार की ट्राइब्स कितने परसेंटेज में पाई जाती है, ये था आपका। हम अगले लेक्चर में बात कर लेंगे इसके बारे में। अब बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कौन सी जनजाति निवासी। ये हम डेमोग्राफिक डेटा या जनसांख्यिकीय आंकड़े अब देख रहे हैं, क्योंकि एक प्रश्न इससे भी पूछा जा सकता है कि कौन सी जनजाति सबसे बड़ी है, कौन सी सबसे छोटी है। इस प्रकार के प्रश्न भी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा या व्यापम के किसी भी पेपर में पूछा जाने वाला एक प्रश्न है। तो पहला है, सबसे पहले मध्य प्रदेश में मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो भील ट्राइब की है। लगभग 39.08%, 39% के आसपास आपको भील ट्राइब मिलेगी पूरे मध्य प्रदेश में। तो मुख्य रूप से उनका संकेंद्रण कहाँ है, कहाँ पर उनका सेंट्रलाइजेशन मुख्य रूप से पाए जाते हैं, तो वो आपका धार, बड़वानी, झाबुआ, खरगोन, अलीराजपुर, रतलाम, खंडवा, बुरहानपुर, इन जिलों में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। वहीं सेकंड है आपका गोंड ट्राइब, 33% के आसपास आपको मिलेगी, पूरे राज्य में मिलेगी, पर मुख्य रूप से दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में इनका विस्तार पाया जाता है। तीसरा आपका कोल जनजाति 7.62%, ये आपको बघेलखंड में पूर्वी क्षेत्र में मिलेंगे, रीवा, सतना, सीधी, शहडोल, कटनी उस वाले क्षेत्र में। वहीं आपका कोरकू 4.77%, बैतूल, खंडवा, हरदा इन क्षेत्रों में आपको दिखेंगे। सहरिया पांचवी सबसे बड़ी जनजाति जो 4%, जो आपको उत्तरी मध्य प्रदेश में जो आपका चंबल बेल्ट है वहां पर सहरिया जनजाति मुख्य रूप से पाई जाएगी। 5 ये सबसे बड़ी ट्राइब्स है मध्य प्रदेश की। छठवीं की बात कर लें तो बैगा है। तो ऐसा आपको शुरू के 3 दे देगा, प्रश्न पूछेगा निम्न में से कौन सी मध्य प्रदेश के 4 सर्वाधिक बड़ी जनजातियों में से नहीं है। प्रश्न दे देगा भील, गोंड, कोल और सहरिया। हम जानते हैं कि पहले नंबर पर भील, दूसरे पे गोंड, तीसरे पे कोल, चौथे पे कोरकू और 5वें पे सहरिया है। मतलब सहरिया 5वीं है, चौथी नहीं। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो ये ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आप देख लीजिएगा 5 मैंने आपको बताया, 6वीं बैगा भी है, जान लीजिए, पर इन्हीं में से 3 या 4 में से पूछा जाएगा। अब एक प्रश्न पूछता है जनजाति और जनजातीय समूह में अंतर। क्यों ये प्रश्न, ये मैंने लिखा हुआ है स्पेसिफिक क्यों लिखा, इसका अंतर अभी आपको समझाते हैं कि जनजाति और जनजातीय समूह में क्या अंतर होता है। क्यों प्रश्न पूछा गया, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा कि सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, लार्जेस्ट ट्राइब कौन सी है। तो दोस्तों सबसे बड़ी जनजाति जो है वो आती है आपका मध्य प्रदेश में भील जनजाति।
भील जनजाति मध्य प्रदेश की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है भील जनजाति। लेकिन आपसे यह भी प्रश्न पूछा जाएगा, एक प्रश्न, लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप कौन सा है? सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? तो उत्तर होगा गोंड। अब बताइए दोनों में अंतर हुआ कि नहीं? प्रश्न पूछा जाएगा, अलग अलग है, ध्यान रखिएगा, किसमें भील है किसमें गोंड है, ये आप दोनों याद रखिएगा। सर्वाधिक बड़ी जनजाति है भील, सर्वाधिक बड़ा जनजातीय समूह है गोंड, दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। अब ये अंतर हम स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। तो और ये प्रश्न आपको लग रहा होगा कि मैंने बनाया, नहीं, ये प्रश्न पूछा गया था 2020 जो आपका राज्य वन सेवा का मेंस होता है, ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव होता है, उसमें प्रश्न पूछा गया था कि लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप कौन सा है। तो अगर जो हम बात करें कि ट्राइब क्या होती है, तो जनजाति एक मुख्य जनजाति होती है, सिर्फ और सिर्फ जनजाति को मिलाया जाएगा एक जनजाति, जैसे भील हो गई, जैसे गोंड हो गई, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? जनजाति है। ये एक जनजाति मतलब जनजाति की बात करी गई। लेकिन अगर जो बात किया जाए जनजातीय समूह का, जनजातीय समूह क्या होगा, तो दोस्तों ट्राइबल ग्रुप जो होता है वो बनता है, एक मुख्य जनजाति होगी, जैसे अभी मैंने आपको बताया भील या गोंड, साथ ही साथ इसके साथ इसकी सब ट्राइब्स को जोड़ा जाएगा, उपजातियों को जोड़ा जाएगा। एक तो खुद हो गई मेन ट्राइब जैसे भील या गोंड, उसके साथ जुड़ गई उसकी सब ट्राइब्स, तो ये हो गई उसका ट्राइबल ग्रुप बनाया। तो जब बात आती है भील की, तो ये मान लेते हैं भील है, और भील के साथ में उसकी उपजातियों को मिला देते हैं, जो भी सब ट्राइब्स हैं, भिलाला हैं, बरेला है, पटेलिया है, इनकी उपजातियों को मिला दिया, तो ये बनेगा आपका एक जनजातीय समूह। मान लेते हैं इस आधार पर भील की जनसंख्या मान लेते हैं हम 100 है, उपजातियों की जनसंख्या 200 है, तो टोटल आ गया आपका 300। तो भील 200 उपजातियों को मिलाकर मान लेते हैं 300 जनसंख्या। वहीं गोंड की जनसंख्या भील की 100 थी, तो गोंड की उससे कम जनसंख्या है मध्य प्रदेश में, मान लेते हैं 75 है, और उसकी जो उपजातियां हैं सब ट्राइब्स को मिला दिया, भील की गोंड की सब ट्राइब्स को मिला दिया, और गोंड की सब ट्राइब्स हो गई आपकी 250, तो इसका हो जाएगा 75 और 250 325। मतलब कि ट्राइबल ग्रुप में गोंड बड़ा है जबकि ट्राइब में भील बड़ी है। तो प्रश्न अलग अलग हैं, अच्छे से पेपर को पढ़िएगा कि ट्राइब्स पूछा गया कि ट्राइबल ग्रुप पूछा गया। कभी कभी क्या होता है, हम पेपर देने में इतना ज्यादा बिजी हो रहते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, और एक सिली मिस्टेक से हमारा एक अंक से सिलेक्शन रुक जाता है। तो हमें पेपर देते समय पूरी तरह प्रश्न को 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ना चाहिए, प्रश्न की समझना चाहिए कि पूछ क्या रहा है, जानना क्या चाह रहा है, उसके बाद हमें उत्तर देना चाहिए। हर उत्तर देने से पहले हमें एक बार उसे रीचेक जरूर करना चाहिए। याद रखिएगा, ऐसे में आपके प्रश्नों के सही होने की जो प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है, वो बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं कुछ और डेटा के बारे में। एक भारत में जितने प्रकार की जनसंख्या है उसी के साथ मध्य प्रदेश के साथ में भी उनकी जनसंख्या देख लेते हैं। सबसे पहला है ट्राइबल पॉपुलेशन। ये जो डेटा है ये 2011 सेंसस का है, क्योंकि 2011 के बाद 2021 के सेंसस का डेटा अभी तक हमारे पास अवेलेबल नहीं हो पाया है, तो हमें 2011 जनसंख्या के आधार पर ही याद रखना पड़ेगा। तो जो जनगणना 2011 हुई तो जनजातीय जनसंख्या उस समय पे भारत में 10.45 करोड़ थी, वहीं मध्य प्रदेश में 1.53 करोड़। तो मध्य प्रदेश में 1.53 करोड़। पुरुषों की जनसंख्या की बात करें तो 5.25 करोड़ और 77 लाख के आसपास मध्य प्रदेश में। महिलाओं की जनसंख्या 5.19 करोड़ और मध्य प्रदेश में 75.97 लाख। कुल देखा जाए प्रतिशत तो भारत के टोटल पॉपुलेशन का लगभग 8.63%, इंडिया का 8.63% ट्राइबल पॉपुलेशन है, वहीं मध्य प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन का 21.09% ट्राइबल पॉपुलेशन है। फिर बात करें आपके
दशकीय वृद्धि की कि 2001 की जनगणना से 2011 की जनगणना होते होते कितने परसेंटेज ट्राइबल पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ, तो 23.66% और मध्य प्रदेश में 25.2%। याद रखिएगा ये दशकीय है, लेकिन पेपर बनाने वाले हो सकता है प्रश्न पूछ ले दशकीय नहीं बताइए, आप बताइए वार्षिक कितनी रही, और ऑप्शन में 25.2% दे दे, आप जल्दी जल्दी में उसको 25.2% परसेंटेज करके आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा ही 25.2 है। तो आपको याद रखना है, अगर जो वहां पर एनुअल पूछा गया, वार्षिक पूछा गया, तो वार्षिक आपका 10 का भाग देकर 2.52% आ जाएगा। आगे बात करें सेक्स रेशियो का, लिंगानुपात 1000 एसटी पुरुषों में एसटी महिलाओं की संख्या कितनी है, तो इंडिया में 990 और मध्य प्रदेश में 984 है। वहीं लिटरेसी रेट 58.95 इंडिया में और 50.55% या 50.6% मध्य प्रदेश में। अगर जो जनसंख्या घनत्व देखा जाए तो प्रति वर्ग किलोमीटर भारत में 32 और मध्य प्रदेश में 50, मतलब एक वर्ग किलोमीटर एरिया में औसतन 50 व्यक्ति पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में ट्राइबल पॉपुलेशन के। फिर आपका कुल अनुसूचित जनजातियां कितनी, भारत में 750 और मध्य प्रदेश में 43। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि 46 थी, उनमें से 3 को नोटिफाई किया गया बाय द प्रेसिडेंट, तो हो गए हैं 43। तो ये था आपका कुछ जनसांख्यिकीय आंकड़े। अब बात करें सर्वाधिक कहां पर अनुसूचित जनजाति वाली जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं जहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन आपको मैक्सिमम मिलेगी। सबसे पहले देख लेते हैं जनसंख्या के आधार पर बेस्ड ऑन पॉपुलेशन नंबर में सबसे ज्यादा कहां है। तो सबसे पहला आता है धार, दूसरा बड़वानी, तीसरा झाबुआ। पहला धार, दूसरा बड़वानी, तीसरा झाबुआ। ये बात है संख्या के आधार पर, काउंट करेंगे आप 1 2 3 4 नंबर, उस आधार पर मैक्सिमम पॉपुलेशन धार में, फिर बड़वानी में, तीसरा झाबुआ में। वहीं परसेंटेज में अगर जो हम करेंगे तो मैक्सिमम परसेंटेज है अलीराजपुर, दूसरा झाबुआ, तीसरा बड़वानी। परसेंटेज बेसिस पे अलीराजपुर में लगभग 89% ट्राइबल पॉपुलेशन ही है। अकेले ट्राइबल पॉपुलेशन वाले जिला आपका अलीराजपुर 89, झाबुआ 87, बड़वानी 69.4। तो ये है आपके मैक्सिमम पॉपुलेशन वाले जिले। आपसे पूछा जाएगा प्रश्न कि सर्वाधिक पॉपुलेशन कहां पर है, और वो हो सकता है पहला जिला ना दे, दूसरा जिला ना दे, तीसरा दे दे डायरेक्ट। पहले 2 ऊपर के ऑप्शन में ही ना रखे, तो आपको कम से कम 3 जिले याद रखने पड़ेंगे, धार, बड़वानी, झाबुआ। ये आपके बेस्ड ऑन पॉपुलेशन नंबर्स के बेस पर, जनसंख्या के आधार पर, और बेस्ड ऑन पॉपुलेशन अलीराजपुर, झाबुआ और बड़वानी। अगर जो बात करें मिनिमम पॉपुलेशन कहाँ है, तो सबसे पहला भिंड, दूसरा दतिया, तीसरा मुरैना। मतलब भिंड में मिनिमम पॉपुलेशन है, सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है ट्राइबल पॉपुलेशन, फिर आपका दतिया, तीसरा मुरैना। वहीं परसेंटेज बेस पर भिंड ही आपका पहले नंबर पर है, पर मुरैना और दतिया एक्सचेंज हो गए, दूसरे नंबर पर मुरैना आ गया, तीसरे नंबर पर दतिया चला गया। तो ये दोनों चेंज है, पर भिंड आपका दोनों में पहले नंबर पर ही है। मिनिमम पॉपुलेशन नंबर्स के बेसिस पे देखें या परसेंटेज बेस पे देखें, दोनों में आपका भिंड ही है। तो ये थे आपके पॉपुलेशन। अब एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है, हमने जनजातियां देखी, एक प्रश्न है आपका पीवीटीजी के बारे में, विशेष पिछड़ी जनजातियों के बारे में। पीवीटीजी क्या होती है? पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति। पहले आदिम जनजाति का नाम दिया जाता था, पर बाद में इसका नाम 2006 से बदल कर दिया गया है विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह, पीवीटीजी, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। और इसके लिए क्या आधार होने चाहिए, क्या स्टैंडर्ड है, मानक कौन कौन से हैं? वो है आपका पहला वनों पर निर्भर आजीविका, डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट, कोई किसी भी प्रकार से उनका काम जो है वो वनों पर आधारित। दूसरा कृषि की पुरातन पद्धति, ओल्ड सिस्टम या मैकेनिज्म ऑफ एग्रीकल्चर। थर्ड है घटती जनसंख्या, उनकी स्थिर है या घट रही है, धीरे धीरे उनकी पॉपुलेशन कम होती जा रही है, ये है आपका। फिर लो लिटरेसी रेट भी है, साक्षरता की निम्न दर, और रिमोट जियोग्राफिकल रीजन में वो निवास करते हैं। ये मानदंड है किसी के भी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप बनने के। तो दोस्तों इस आधार पर
मध्य प्रदेश में कौन कौन सी ट्राइब्स आती हैं जो पीवीटीजी के अंतर्गत आती हैं, और ये प्रश्न पूछा गया है। तो 3 ट्राइब हैं आपकी, बैगा, भारिया और सहरिया, ये 3 ट्राइब। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति जो विशेष पिछड़ी जनजाति में से नहीं है, और वो 3 ऑप्शन यही देता है, चौथा कोई भी ऑप्शन डाल देता है जो आपने नाम सुना भी नहीं होगा और लगेगा कि ये विशेष पिछड़ी जनजाति है। जैसे आपने बैगा नाम अच्छे से सुना, सहरिया भी सुना है, तो बैगा को आप सोचते होंगे ये विशेष पिछड़ी जनजाति में नहीं आती, पर हाँ ये विशेष पिछड़ी जनजाति में, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप में पीवीटीजी के अंतर्गत आती है। याद रखिएगा 3 नाम है आपके, बैगा, भारिया और सहरिया, इन तीनों को याद रखिएगा, विशेष पिछड़ी जनजाति। तो ये थे आपके मुख्य रूप से जनजातियों के बारे में सामान्य परिचय। अब हम बात कर लेते हैं कुछ प्रश्नों के बारे में, जो प्रश्न पूछे गए हैं, जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न ये है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में जनजातियों की जनसंख्या का परसेंटेज सबसे अधिक है। प्रश्न पूछा गया है परसेंटेज बेसिस पर बताइए कि सर्वाधिक कहां पर पाए जाते हैं जनजाति। आपने देखा था परसेंटेज बेसिस पर पहले नंबर पर कौन है, तो अलीराजपुर। सर्वाधिक कहां है, अलीराजपुर। कितना पाया जाता है अलीराजपुर में, अलीराजपुर में ट्राइबल पॉपुलेशन मैक्सिमम पाई जाती है 87। अलीराजपुर के बाद था आपका झाबुआ और तीसरा था आपका बड़वानी। अलीराजपुर, झाबुआ और बड़वानी। झाबुआ 87% और बड़वानी 69.4% ट्राइबल पॉपुलेशन का हिस्सा रखते हैं मध्य प्रदेश। उनकी जनसंख्या में से 89% तो अलीराजपुर में सिर्फ और सिर्फ ट्राइब्स हैं। तो ये था आपका पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियों में से जो भील है वो मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो आपको बताया था मैंने, पश्चिमी मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से जो आपका मालवा वाला बेल्ट है वहां पर मुख्य रूप से भील ट्राइब पाई जाती है। आपने देखा होगा भील और उसकी उपजातियां ये आपका जो बेल्ट है भील और भील की सब ट्राइब्स का बेल्ट है, मुख्य रूप से पाई जाती है भील और उसकी उपजातियां आपके इस क्षेत्र में। ठीक है, यहाँ आपको गोंड बैगा वाला बेल्ट दिखेगा, कोल दिखेगा, सहरिया मुख्य रूप से दिखेंगे, कोरकू दिखेंगे। तो ये इस प्रकार से एक्सपांशन है मध्य प्रदेश में ट्राइब पॉपुलेशन। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है। अब देख लीजिए आप, धार, बड़वानी, डिंडौरी और मंडला। तो सर्वाधिक कहां पर पाई जाती है, तो आपने देखा था धार जिले में मैक्सिमम पॉपुलेशन पाई जाती है शेड्यूल ट्राइब की। जनसंख्या के आधार पर पहले नंबर पर धार था। कौन था, धार। लगभग 12 लाख के आसपास जनसंख्या थी ये धार पर। टोटल पॉपुलेशन कितनी है मध्य प्रदेश में ट्राइब्स की, तो 1.53 करोड़। अगला, निम्न में से कौन सी मध्य प्रदेश की जनजाति नहीं है। प्रश्न पूछा है कौन सी ट्राइब्स है जो मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से निवास नहीं करती। तो आपको पता है गोंड ट्राइब भी निवास करती है, भील भी करती है, बैगा भी करती है। तो कौन नहीं करती है, कौन ट्राइब मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती है। तो ऐसे भी प्रश्न पूछे जाएंगे कि कौन सी जनजाति विच वन ऑफ द ट्राइब इज नॉट रिलेटेड टू मध्य प्रदेश। तो वो है आपका यहाँ पर कोम। फिर है आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो आपको पता है आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ठक्कर बापा ने कहा। किसने कहा, ठक्कर बापा ने। आपको कमेंट करके बताना है कि ठक्कर बापा का वास्तविक नाम क्या था। ठक्कर बापा का वास्तविक नाम क्या था। इन्हें आदिवासियों का मसीहा भी कहा जाता है, याद रखिएगा। फिर है आपका मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजातियों में पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप में कौन इंक्लूड नहीं होता। तो ऑप्शन है बैगा, सहरिया, गोंड और भारिया। आपको पता है गोंड जनजाति शामिल नहीं की जाती है आपके पीवीटीजी में। 3 आती हैं, बैगा, भारिया और सहरिया।
अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो ऑप्शन देखिएगा, ऐसे नहीं पूछा गया है, ऑप्शन देखिएगा उसके आधार पर बताइएगा, डायरेक्ट सबसे कम नहीं पूछा गया कि आपका भील, गोंड, बैगा, भारिया, 4 ऑप्शन है। आपको पता है मैक्सिमम पॉपुलेशन में भील, फिर आपका गोंड, फिर आपका कोल, फिर आपकी कोरकू, फिर आपका सहरिया, फिर आपका बैगा, ये क्रम है आपके ट्राइबल पॉपुलेशन का। तो देखिए भील, गोंड, भारिया और बैगा, तो बैगा इसके बाद भारिया, तो सबसे कम पॉपुलेशन इनमें से भारिया की है। इनमें से सबसे कम पॉपुलेशन किसकी है? तो भारिया की है। अगला, मध्य प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या प्रतिशत के बेस पर सर्वाधिक कहां? तो आपको पता है अलीराजपुर में मैक्सिमम पॉपुलेशन बेस्ड ऑन परसेंटेज कहां पर है? तो वो है आपके अलीराजपुर। फिर मध्य प्रदेश का जनजातीय जनसंख्या के आधार पर भारत में कौन सा स्थान है? भारत में कौन सा स्थान? तो याद रखिएगा कभी भी बेस्ड ऑन पॉपुलेशन पूछा जाएगा, जनसंख्या के आधार पर हम भारत में पहले नंबर पर हैं, लेकिन वहीं प्रतिशत के आधार पर हमारी रैंक है 13वीं। अब आपको कमेंट करके बताना है कि परसेंटेज बेसिस पर फर्स्ट रैंक कौन सा राज्य आता है? कौन सा राज्य आता है याद रखिएगा, ये आपको कमेंट करके बताना है। अगला है आपका मध्य प्रदेश में कुल कितनी अधिसूचित जनजातियां हैं, मतलब किन्हें लिस्टेड किया गया है? 50, 46, 43 और 40। तो आपको पता है 43 कितनी है? 43। पहले 46 थी, जिनमें से 3 को नोटिफाई किया गया। वो 3 कौन कौन सी थी? वो है आपकी कीर, वारधी और मीणा। इन तीनों को डिनोटिफाई कर दिया गया है राष्ट्रपति के द्वारा। मैंने आपसे कहा था कि उसको भी कमेंट करके आपको बताना है किस राष्ट्रपति के द्वारा। फिर है मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का परसेंटेज कितना है? तो आपको पता है 15, 21, 26 और 25। तो टोटल पॉपुलेशन है आपकी 7.26 करोड़, जिनमें से 1.53 करोड़ कौन है? ट्राइबल पॉपुलेशन, जो है 21%। मतलब मध्य प्रदेश का हर 5वां व्यक्ति ट्राइब से रिलेटेड है। 5 लोग हैं, उनमें से एक व्यक्ति ट्राइबल पॉपुलेशन के अंतर्गत आया। ऐसा इससे आप आंकड़ा लगा सकते हैं कि हर मध्य प्रदेश का 5वां व्यक्ति ट्राइबल पॉपुलेशन से रिलेटेड है। फिर है सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या दशकीय वृद्धि वाला जिला कौन सा है? तो हमने देखा था दशकीय वृद्धि कितनी हुई थी ट्राइबल की? टोटल 25.2%। वार्षिक में अगर जो हम देखेंगे एनुअल, तो वार्षिक आएगी आपकी 2.52%। लेकिन उनमें से सर्वाधिक वृद्धि हुई छतरपुर में, और सबसे जहां पर है आपका मैक्सिमम डिकेड ग्रोथ रेट, और मंदसौर में मिनिमम थी, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि की गई मंदसौर जिले में ट्राइबल पॉपुलेशन की। मैक्सिमम थी छतरपुर में, छत आपका ऊपर है वहां मैक्सिमम है, नीचे नीचे आते हुए मंद हो गया तो मंदसौर में मिनिमम है। फिर है मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की जन साक्षरता दर कितनी है? आपने देखा 50.6% या 50.55% आपके लिटरेसी रेट है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि पुरुषों की साक्षरता दर और महिला की साक्षरता दर ट्राइबल पॉपुलेशन में कितनी है, ये आपको कमेंट करके बताना है, अलग अलग दोनों के बारे में। अभी हम इंक्लूड करके दोनों को देख रहे हैं, अलग अलग करके आप बताइएगा मैक्सिमम किसकी है और पुरुष की कितनी है और महिला की कितनी है। अगला, जनसंख्या की दृष्टि से तीसरे नंबर पर कौन सी जनजाति आती है? अभी आपने पॉपुलेशन में मैक्सिमम देखा भील, दूसरा गोंड, तीसरा कौन सा? तो आता है कोल। तो ऑप्शन कहाँ है? कोल। कोल जनजाति थर्ड लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है आपकी कोल जनजाति। हम हर एक जनजाति के बारे में डिस्कस करेंगे, उनके पूरे जितने भी डेटा हैं सब डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का जनसंख्या घनत्व कितना है? पॉपुलेशन डेंसिटी पूछा है कि प्रति वर्ग किलोमीटर पर कितनी ट्राइबल पॉपुलेशन है, तो वो है आपका 50। 50%
पर वर्ग किलोमीटर, पर स्क्वायर किलोमीटर में पाए जाने वाले अनुसूचित जनजाति के। तो दोस्तों ये था आज का सेशन, जिसमें हमने सामान्य परिचय देखा ट्राइब्स के बारे में, ट्राइब्स से रिलेटेड कुछ उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस किए। तो ऐसे ही हम बात करेंगे अगले लेक्चर में, और ऐसे ही आप जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म से और सहयोग करते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।